चलो देखो, सुनो ध्यान से। मैंने आपको बताया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में किसी स्पेशल सेक्स सेल की जरूरत होती है? नो स्पेशल सेक्स सेल्स रिक्वायर्ड। स्पेशल सेक्स सेल्स की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? या टू पेरेंट्स की जरूरत होती है? वन पेरेंट, वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। There is no requirement of two parents, only one parent is required for asexual mode of reproduction. Whereas in sexual mode of reproduction, two parents are required. One is male, other one is female. Clear? Now we have to study asexual mode of reproduction के types. अब ये हमारा चैप्टर दो पार्ट से डिवाइड हो गया, asexual mode of reproduction और sexual mode of reproduction. पहले हम किसको कवर करेंगे? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर बच्चों के स्कूल में यही वाला पार्ट आ रहा है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन से वो टाइप्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है फिजन, जो आप लोगों ने अभी समझा और देखा, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, बातें मत करने का बिना। पहले हम पढ़ेंगे फिजन, फिर हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, देन हम डिस्कस करेंगे रीजनरेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो वाला रिप्रोडक्शन टाइप होता है जिसमें कोई स्पेशल सेक्स सेल्स की जरूरत नहीं होती। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो वाला रिप्रोडक्शन टाइप होता है जिसमें सिंगल पेरेंट से काम हो जाता है, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा हमने भी देखा था। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है वो सबसे पहले जब हमने फुल साइज में आ जाता है तो वो खिंचना शुरू हो जाता है, इलॉन्गेशन होना शुरू हो जाता है। पहले सेल बॉडी या न्यूक्लियस, पहले कौन इलॉन्गेटेड होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस खिंचना शुरू होता है, फिर वो न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आधा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इधर चला जाता है, आधा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इधर चला जाता है। उसके बाद ये पूरी बॉडी भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और एक अमीबा से दो अमीबी बन जाते हैं। ये चीज़ समझ आ रही है? ये पेरेंट सेल है, ये उसके डॉटर सेल्स हैं। ये डॉटर सेल्स कहलाते हैं। जो नए सेल्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? डॉटर सेल्स। ठीक है? जिससे बने हैं वो पेरेंट सेल या मदर सेल कहलाते हैं। ठीक है? इसके बाद जैसे अमीबा में हुआ, एक अमीबा टूटकर दो अमीबी बना है, ठीक है? तो टूटने को बोलते हैं फिजन। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फिजन। टूटने के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? जुड़ता है तो फ्यूजन, टूट रहा है तो फिजन। दो अलग अलग वर्ड्स हैं, कंफ्यूज मत होना इनमें। जुड़ता है जब किसी चीज़ को जोड़ रहे हो तो फ्यूजन, किसी चीज़ को तोड़ रहे हो तो फिजन। यहाँ पर जुड़ रहा है या टूट रहा है? तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? तो पहला हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? ओके, फिजन का एग्जाम्पल कैसा कौन हो गया? अमीबा फिजन वाले प्रोसेस को शो करता है जिसमें एक अमीबा दो छोटे छोटे अमीबा में डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? यहाँ पर क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो रहा है इसलिए यहाँ पर वर्ड आता है बाइनरी फिजन। क्या वर्ड आता है? बाइनरी वर्ड हम टू के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है? बाइनरी वर्ड हम टू के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक अमीबा से दो अमीबा बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है? बाइनरी फिजन। कंप्यूटर में पढ़ते हो ना आप, एक बाइनरी लैंग्वेज के नाम से आता है। 0101 की कोडिंग होती है उसमें। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0101 में होता है, बाइनरी बोलते हैं उसको, है ना? बाइनरी नंबर्स। तो यहाँ पर भी बाइनरी वर्ड किसके लिए आ रहा है? टू के लिए, क्योंकि एक अमीबा दो अमीबा में डिवाइड हो रहा है, इसलिए बाइनरी फिजन वर्ड आ रहा है। क्या वर्ड आ रहा है? ऐसा खाली अमीबा में नहीं होता, और भी ऑर्गेनिज्म हैं जो इस चीज़ को शो करते हैं। जैसे कि आपके सामने
कुछ बुक्स में एग्जाम्पल भी दे रखा है, कुछ में नहीं है, बता देता हूँ मैं सबके लिए। ये वाला एग्जाम्पल, ये अगर आपकी बुक में एनसीईआरटी में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ पुरानी बुक्स में शायद ये एग्जाम्पल गिवन नहीं। देख लेना, बाद में बना लेना इसको। ये एग्जाम्पल है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, इसका नाम है लेishmania। क्या नाम है इसका? खास बात इसकी देखो, याद तब होगा जब बोलोगे, रिपीट करोगे तभी याद होगा। जब आपको कोई चीज़ याद करने के लिए दी जाती है, कैसे याद करते हो? बार बार उसे रिपीट करते हो ना, मन में रिपीट करते हो, बोल बोल के रिपीट करते हो, तभी तो याद होता है। तो अभी जब मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ तो अभी भी आपको रिपीट करना है, बोलना है, तभी वो चीज़ें याद होंगी, नहीं तो घर जाकर सब कुछ भूल जाओगे। क्या नाम है इस ऑर्गेनिज्म? लेishmania की खास बात जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जो आपको याद रखनी है, वो ये कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो काला अजहर फैलाता है, जिसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। क्या फैलाता है? काला अजहर, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर। काला अजहर फैलाता है लेishmania, काला अजहर को और क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर। लेishmania में भी इसी तरह से फिजन होता है, नीचे से जो उसका पार्ट है वो धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होगा, और डिवाइड होते होते उसके दो पार्ट्स, दो हिस्से हो जाएंगे। तो एक लेishmania से कितने लेishmania बनेंगे? तो ये बाइनरी फिजन का एक और एग्जांपल हो gया लेishmania। लेishmania के लिए खास बात क्या है कि ये क्या कॉज करता है? काला अजहर, जिसको और क्या बोलते हैं? तो एक और एग्जांपल हो गया, समझे या ना समझते हैं? ठीक है, लेishmania की खास बात क्या होगी? इट कॉज काला अजहर, also known as black। लेishmania की एक और खास बात कि इसके पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं विप लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? WHIP, विप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये विप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये भी इसका एक पार्ट है। और धीरे धीरे ध्यान से देखो, जैसे जैसे इसके पास एक ही था, जब ये एक लेishmania था तो एक ही विप लाइक स्ट्रक्चर था, एक ही विप लाइक स्ट्रक्चर था। जब इसमें डिवीजन होना शुरू हुआ तो एक और विप बनना शुरू हो गया, है ना? फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। पहले एक न्यूक्लियस था, फिर वो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, विप बड़ा हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी भी डिवाइड हो रही है। एक बॉडी पार्ट में एक न्यूक्लियस चला गया, एक में एक दूसरा न्यूक्लियस चला गया, दोनों के विप भी अलग अलग हो गए। तो लेishmania, एक ही लेishmania टूटकर दो लेishmania बना रहा है, और इस टूटने वाले प्रोसेस को हम फिजन बोलते हैं। और क्योंकि इसमें दो पार्ट्स में टूट रहा है, इसलिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? यहाँ तक किस किस को क्लियर हो रहा है? सभी का ध्यान, सभी का फोकस यहीं पर है। लेishmania कौन सी बीमारी फैलाता है? काला। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो ही पार्ट्स में टूटे। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम करके, ये प्लाज्मोडियम जो ऑर्गेनिज्म है, इसकी खास बात ये है कि ये मलेरियल पैरासाइट है। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये मलेरियल पैरासाइट है, इसका मतलब ये मलेरिया फैलाता है। ठीक है, मलेरिया तो कौन फैलाता है? मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? फीमेल मॉस्किटो, है ना? चलो, अब जो वो मॉस्किटो है वो तो सिर्फ एक कैरियर है जो एक जगह से दूसरी जगह उस वायरस या उस बैक्टीरिया को लेकर जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली में वो प्रॉब्लम हो किसकी वजह से रही है? प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक है, वो पैरासाइट कौन है जिसकी वजह से मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इज़ अ मलेरियल पैरासाइट। ये एनसीईआरटी में भी नेक्स्ट पेज पर लिखा है सबसे ऊपर। प्लाज्मोडियम कैसा पैरासाइट है? मलेरियल पैरासाइट। किस किसको मिल गया एनसीईआरटी में? मिल गया ना सभी को? तो प्लाज्मोडियम एक कैसा पैरासाइट है? मलेरियल पैरासाइट है, जो मलेरिया नाम की बीमारी फैलाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, कई बार ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आपका फंस जाता है किसी सिस्ट के अंदर। सिस्ट मतलब गांठ। सिस्ट का क्या मतलब होता है? गांठ। ठीक है, तो कई बार ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ गांठ बनने की वजह
से वो ऑर्गेनिज्म उसी के अंदर फंस जाता है और उसी के अंदर उसका डिवीज़न होता रहता है, नए सेल्स बनते रहते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम में होगा। प्लाज्मोडियम में थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इनके पास, सबके पास आ जाता है और धीरे धीरे ये ऑर्गेनिज्म उसी सिस्ट के अंदर, उसी गांठ के अंदर बढ़ने लगते हैं। ओके, और धीरे धीरे जब ये पूरी की पूरी सिस्ट बन जाएगी तो क्या होगा, इस पर प्रेशर लगेगा और ये क्या कर जाएगी, ब्रेक डाउन। तो जब कभी भी ये सिस्ट ब्रेक डाउन करेगी तो इसमें से एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बाहर निकलेंगे, हाँ है ना, एग्री करते हो? तो जब वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बाहर निकलेंगे तो उसको बाइनरी फिजन बोलेंगे या मल्टीपल फिजन? तो बाइनरी फिजन के आगे अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम, मल्टीपल, जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ गांठ बनने की वजह से, सिस्ट बनने की वजह से इंटरनली ही वो डिवाइड होता रहता है और जब वो सिस्ट फटती है, जब वो ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म एक साथ निकलते हैं। तो इस फिजन को हम बाइनरी फिजन ना बोलकर क्या नाम देते हैं, मल्टीपल। ठीक है, तो आपके पास एक और एग्जांपल हो गया फिजन का, प्लाज्मोडियम। लेकिन ये कौन से टाइप का फिजन कर रहा है, मल्टीपल। ठीक है बच्चों, तो फिजन का मतलब है टूटना। अगर दो पार्ट में टूट रहा है तो बाइनरी फिजन, दो से ज्यादा पार्ट में टूट रहा है तो मल्टीपल। अमीबा और लेशमेनिया ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, बाइनरी फिजन के। और प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है? यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत परेशान? प्लाज्मोडियम की खास बात बताओ, मलेरियल पैरासाइट। एक ऐसा पैरासाइट है जो कौन सी बीमारी फैलाता है? देखो, अगर एनसीईआरटी में ये दिया है तो हमें भी ये याद रखना है, क्योंकि ये हमारे से पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन। एनसीईआरटी में अगर आपको कोई भी चीज़ बताई गई है तो वो आपसे पेपर में, बोर्ड में डायरेक्टली पूछी जा सकती है, स्कूल में भी। तो इसके लिए आपको हर एक चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना। तो फिजन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, टूटना। फिजन का मतलब क्या है, टूटना, स्प्लिट हो जाना। टूटना मतलब स्प्लिट हो जाना। अगर दो पार्ट्स में टूट रहा है तो बाइनरी फिजन के एग्जांपल, अमीबा। अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट रहा है तो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल, प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है, मलेरिया, ये एक मलेरियल पैरासाइट है। लेशमेनिया कौन सी बीमारी फैलाता है, ऑल्सो नोन एज। यहाँ तक किस किस को क्लियर होगा? ठीक है, अब सुनना और समझना ध्यान से। अमीबा जो होता है, अर्नब बात नहीं करनी, इसे समझना। जो अमीबा होता है उसकी डिस्टॉर्टेड शेप होती है, वो कहीं से भी टूट सकती है। ठीक है ना, वो इधर से ऐसे डायगनली, इधर से कहीं से भी टूट सकता है। लेकिन लेशमेनिया जब टूट रहा था तो वो नीचे से एक प्रॉपर सिमेट्री में टूट रहा था। ऑब्जर्व किया आपने ये बात? जो अमीबा है उसकी डिस्टॉर्टेड शेप है, जिसकी वजह से वो कहीं से भी ब्रेक डाउन हो सकता है। बट लेशमेनिया एक प्रॉपर सिमेट्री में डिवाइड होता है। तो ये ध्यान रखना, कुछ कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं पेपर में कि बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल दो जो कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। तो वो कौन है? बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल दो जो सिमेट्रिकली डिवाइड होता है। यहाँ तक किस किस को क्लियर हो रही है सारी, कोई दिक्कत तो नहीं? सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड अबाउट फिजन वाला पार्ट हमारा क्लियर हो, कोई दिक्कत है इसमें? फिजन में चाहे वो बाइनरी फिजन हो, चाहे वो मल्टीपल फिजन हो, चाहे वो अमीबा, लेशमेनिया या प्लाज्मोडियम कोई भी हो, सब में एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ी है और किसी यूनिक स्पेशल सेल्स की ज़रूरत, सेक्स सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फिजन हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है, दिक्कत है तो क्लियर है? नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी, का एग्जाम्पल समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये
कि हमें सबको पता है कि ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे मल्टीसेलुलर। ओके, तो दिक्कत इसमें एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो वाले होते हैं जिनके पास एक ही सेल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास मोर देन वन। ये पहले से किस किस को पता है? तो सभी को पता होगा, छोटी क्लास से हम पढ़ते हैं। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो वो जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, तो वो कहलाते हैं सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक वो जिनका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बताओ ह्यूमन बॉडी किस में आएगा? कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट काफ़ी सारे सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, तो वो हमारी बॉडी कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स। लेकिन कुछ ऐसे भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्या होता है? सिंपल, और उनको हम बोलते हैं सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। कौन है एग्जाम्पल? तो यहाँ पर जो आपका स्पायरोगायरा है, इसकी लेबलिंग तो फिलहाल आपको याद नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रखना है कि स्पायरोगायरा नाम का जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है ये? और इसकी खास बात ये है कि इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जब हम इसको स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि स्पायरोगायरा के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग हिस्से हैं। इन अलग अलग पार्ट्स, इन अलग अलग हिस्सों को हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? और ये कितने फ्रेगमेंट्स अभी आपके सामने शो कर रखे हैं? ओके, तो अगर स्पायरोगायरा एक्सीडेंटली अपने फ्रेगमेंट्स में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो हर एक फ्रेगमेंट के पास ये पावर है कि वहाँ से एक पूरा नया स्पायरोगायरा बनना शुरू हो जाएगा। इस फ्रेगमेंट से भी एक स्पायरोगायरा बन जाएगा, इस फ्रेगमेंट से भी एक स्पायरोगायरा बन जाएगा, इस वाले फ्रेगमेंट से भी एक स्पायरोगायरा बन जाएगा। हर एक फ्रेगमेंट से, हर एक हिस्से से एक नया स्पायरोगायरा बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें हर एक हिस्से से बन रहा है तो हम इसको वर्ड क्या बोल रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि इसमें हर एक पार्ट, हर एक फ्रेगमेंट से पूरा स्पायरोगायरा, पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या ऐसा सभी ऑर्गेनिज्म में होता होगा? बहुत ज़्यादा सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है कि उस ऑर्गेनिज्म के जितने भी फ्रेगमेंट्स थे अगर वो अलग अलग हो जाएं तो उन फ्रेगमेंट से, उन पार्ट से, फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? पार्ट। उन फ्रेगमेंट से, उन पार्ट से एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने कौन सा है? स्पायरो। क्या नाम है इसका? तो फ्रेगमेंटेशन के लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल आ रहा है तो कौन सा आ रहा है बच्चों? स्पायरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन में भी पार्ट्स हो रहे थे, फिजन में भी पार्ट्स हो रहे थे। तो फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस हो? प्रेजेंट करके बताओ। होता तो इसमें भी अपने आप ही एक्सीडेंटली हो जाता है बस। गुड, वेरी गुड। द मेन डिफरेंसेस, ये पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में पूछा जाता है कि फिजन और फ्रेगमेंटेशन के बीच का मेन डिफरेंस क्या है। तो जो फिजन और फ्रेगमेंटेशन के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि फिजन मेनली टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिजन के जितने एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे थे वो सारे एग्जाम्पल्स, चाहे वो अमीबा हो, लेशमेनिया हो, चाहे वो प्लाज्मोडियम हो, वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म थे। फ्रेगमेंटेशन में भी
पार्ट्स होते हैं और उन्हीं से पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल स्पाइरोकायरा है। लेकिन ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी फिजन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल वाला या कॉम्प्लेक्स वाला? यहाँ तक किस को क्लियर हो रही है? तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने दो टाइप के रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कस कर लिए, एक फिजन और एक फ्रेगमेंटेशन। फिजन वाली पावर किस किस के पास है? अमीबा, लेशमीनिया। लेशमीनिया की खास बात, इट कॉजेज काला अजहर आल्सो नोन एज प्लाज्मोडियम की खास बात, मलेरियल। कोई दिक्कत इसमें? क्या फिजन और फ्रेगमेंटेशन के बीच का डिफरेंस पेपर में पूछा जा सकता है? फिजन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है और फ्रेगमेंटेशन? कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको क्लियर हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म ही है ऐसे, इसलिए आपकी एनसीईआरटी में भी एक ही एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि स्पाइरोकायरा। स्पाइरोकायरा ऑर्गेनिज्म का नाम है, मैं अपनी साइड से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये ऑर्गेनिज्म किस तरह से बने, ठीक है? ये सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। जब हम इसके स्ट्रक्चर को जूम करके देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें उसके अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे गन्ना खाया कभी, गन्ने के अलग अलग हिस्से होते हैं ना, ऐसे ही स्पाइरोकायरा, खाना मत, स्पाइरोकायरा के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट्स। पार्ट्स का मतलब ही क्या है? फ्रेगमेंट्स। और उन्हीं फ्रेगमेंट्स को जब अलग अलग कर दिया जाता है तो उन्हीं फ्रेगमेंट से पूरा एक नया स्पाइरोकायरा बनना शुरू हो जाता है। तो उसी के पार्ट से बन रहा है, उसी के फ्रेगमेंट से बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन। नाउ इट इज क्लियर? आपको क्लियर है शशि? बाकी सबको क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है? बस ये ध्यान रखना कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो सिंपल मल्टीसेलुलर में होता है, और जो फिजन होता है वो किस में होता है? यूनिसेलुलर। तो दिक्कत इसमें, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? रीजनरेशन। अब जो रीजनरेशन वाला टाइप है, ये वैसे तो रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं आना चाहिए, रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार रीजनरेटिव सेल्स जो होते हैं वो कुछ ही जगहों पर होते हैं। जैसे ह्यूमन का कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रीजनरेट करता है? लीवर। इसको नहीं पता है लिख लेना, ये हमने लाइफ प्रोसेस में भी डिस्कस किया था। लीवर इज अ रीजनरेटिव ऑर्गन। लीवर अपने आप को क्या कर सकता है? रीजनरेट। अगर लीवर का कोई हिस्सा कट हो जाए तो उसको रीजनरेट कर सकता है लीवर। क्या ऐसा लिजर्ड के पास भी होता है? छिपकली के पास भी होता है। क्या होता है? टेल होती है, वो अपनी टेल को, अगर उसकी टेल डिटैच हो जाए उससे, तो वो अपनी टेल को दोबारा से ग्रो कर सकती है। ये किस किस को पता है? इससे फ़ायदा क्या होता है? नई नई पूछ देखने को मिलती है। कई बार ऑर्गेनिज्म उसको अगर पकड़ लेता है तो ऑर्गेनिज्म उसको पकड़ने की, मान लो जैसे उसको कैट या डॉग ने पकड़ लिया, ठीक है? उनके लिए, उनने थोड़े ना लिजर्ड से डर लगता है, उनके लिए तो वो डिनर है, खाना है, तो उन्होंने लिजर्ड को पकड़ लिया। तो अब लिजर्ड अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी? अपने आप को झटके मारेगी, जिसकी वजह से उसकी टेल अलग हो जाएगी और लिजर्ड वहाँ से भाग जाएगी। अब डॉग और कैट को क्यों नहीं पता चल रहा कि लिजर्ड वहाँ से भाग गई? क्योंकि उसकी जो टेल है वो थोड़ी देर तक हिलती रहती है। पता है कोई बात? जो टेल है वो थोड़ी देर तक हिलती रहेगी, मूवमेंट करती रहेगी, तो डॉग और कैट को लगता रहेगा कि लिजर्ड अभी भी हाथ में ही है, पंजे में ही फंसी हुई है और लिजर्ड इधर उधर कहीं नहीं भागी, है ना? बाद में जब वो थोड़ी देर बाद नोटिस करेंगे तो पता चलेगा कि डिनर में सिर्फ टेल मिलेगी। तो लिजर्ड की जो टेल होती है वो अपने आप को क्या कर सकती है? हमारी बॉडी में लीवर अपने आप को क्या कर सकता है? बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके पास स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स होने की वजह से, मैं दोबारा वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स होने की वजह से, सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते, कुछ ही ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स होने की वजह से वो अपने आप को पूरी तरह से नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर देते हैं, रीग्रो कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेनिया, ये फर्स्ट रो वाले बच्चे आपस में डिस्कशन में, देखो
प्लेनेरिया नाम का ऑर्गेनिज्म है, इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पर देखने को मिलेगा। आई थिंक ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है। देखो ये प्लेनेरिया नाम का ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो ये 2 आंखें देख पा रहे हो, ये इसकी आंखें नहीं है, ये सिर्फ 2 छोटे छोटे से होल्स हैं जो सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करके सिर्फ ये बता सकते हैं कि लाइट की प्रेजेंस है या नहीं। ठीक है, ये भी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ हुआ है ऑर्गेनिज्म। तो इसकी आईज का जो स्ट्रक्चर है, मतलब वहाँ पर छोटे छोटे होल्स तो हैं बट वो प्रॉपर चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि लाइट है या नहीं। ये जो इसका नेकलेस है, ये नेकलेस भी नहीं है, ये इसका क्या होगा, कोई ना कोई इंटरनल बॉडी पार्ट होगा। अब देखो प्लेन एरिया को आपने 3 हिस्सों में कट कर दिया, मतलब हो गया, आपने नहीं किया, वो 3 हिस्सों में कट हो गया। अब उसके 3 हिस्से हैं, एक हेड है, एक मिडल पार्ट है और एक टेल है। अब इसके पास पूरी बॉडी में रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के हर एक पार्ट को पता है कि बाकी का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कैसा दिखता है। तो ये अपने आप को पूरी तरह से एक नए ऑर्गेनिज्म में रीग्रो कर सकता है। तो यहाँ से एक प्लेन एरिया का जो हेड है, इससे भी एक पूरा प्लेन एरिया बनना शुरू हो जाएगा। जो इसका मिडल पार्ट है उससे भी एक प्लेन एरिया बनेगा, और जो तीसरा पार्ट इसका टेल वाला पार्ट है उससे भी एक प्लेन एरिया बनेगा। वैसे रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन में कंसिडर नहीं करते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है कई बार। वैसे हम रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि रीजनरेशन की वजह से रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब जैसे लीवर है हमारा, वो अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो थोड़ी ना हुआ कि रिप्रोडक्शन हो गया, नया लीवर बन गया। नया लीवर नहीं बनेगा, लीवर वही रहेगा, तो जो उसका पार्ट खत्म हुआ था वही पार्ट क्या होगा, रीजनरेट। ऐसे ही जो छिपकली का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो सिर्फ अपनी टेल को ही तो रीजनरेट कर पा रही है, या उससे एक नई छिपकली बन रही है, नहीं ना। तो रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन में वैसे कंसिडर नहीं करते। बट हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स होने की वजह से वो एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया। और इसी वजह से हमने रीजनरेशन को भी रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किया है। क्लियर है सभी को? प्लेनेरिया के अलावा भी आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो रीजनरेशन शो करते हैं। किसी को पता है कोई और एग्जाम्पल? हाइड्रा भी रीजनरेशन शो करता है। हाइड्रा के पार्ट्स को अगर कट कर दिया जाए तो उसके दोनों पार्ट से एक नया हाइड्रा बनना शुरू हो जाए। बेटा बातें मत करो, फिर तो सारा फ्लोट उड़ जाएगा। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। जो बातें करता हुआ दिखाई देगा उसे क्लास से मार भेज दूँगा, बाकी बच्चे पढ़ाई पर फोकस करते हुए इसलिए। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, और हाइड्रा वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। ओके, अभी हाइड्रा के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। हाइड्रा के स्ट्रक्चर को अगर बीच में से किसी वजह से कट कर भी दिया जाए तो उससे 2 नए हाइड्रा बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास रीजनरेशन की पावर होती है। इसके अलावा, हाइड्रा के अलावा हमें रीजनरेशन स्टारफिश में भी देखने को मिलता है। स्टारफिश जो स्टार जैसी शेप की होती है, अगर उसके पार्ट्स को कट कर दिया जाए तो उसके पार्ट्स को कट करने के बाद उसके पार्ट से एक पूरी नई स्टारफिश बन जाती है। तो क्योंकि यहाँ पूरे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, इसलिए हमने रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किया है। अगर पूरा ऑर्गेनिज्म ना बन रहा होता, सिर्फ हाथ या सिर्फ पैर बन रहे होते, तो हम इसको कभी भी रिप्रोडक्शन में इंक्लूड ना करते। लेकिन अभी मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिए। पहला किसका दिया था? प्लेनेरिया। दूसरा, तीसरा स्टारफिश के। तो 2 हिस्से हो गए, तो उन दोनों से ही एक पूरी नई स्टारफिश बन जाएगी। लेकिन क्या ऐसा सभी ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं? सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं जिनके पास स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। ओके, तो रीजनरेशन के लिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये सारे ऑर्गेनिज्म नहीं
नहीं कर सकते, कुछ ही सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। मतलब बताओ क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं? हाइड्रा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, और स्टारफिश। प्लेनेरिया, हाइड्रा और ऑक्टोपस भी कर सकते हैं, मुझे नहीं पता है। ठीक है, ऑक्टोपस के बारे में सब ऑर्गेनिज्म हो जाता है। चलो ऑक्टोपस को काट के देखो। ऑक्टोपस कैन रीजनरेट देयर टेंटिकल्स एंड पार्ट्स होती है। एक पूरा नया ऑक्टोपस नहीं बनता, सिर्फ कुछ ही बॉडी पार्ट्स को वो रीग्रो कर सकते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन में नहीं है। ठीक है, तो अभी तक देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैंने 3 टाइप्स आपको बता दिए। फिजन जिसका मतलब था टूटना, उसके 2 टाइप थे, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिर मैंने आपको बताया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स होते हैं स्पाइरोगायरा के अंदर, उन्हीं फ्रेगमेंट से पूरा नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। तो क्योंकि वहाँ फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं इसलिए क्या वर्ड आ रहा है? फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्टारफिश। यहाँ तक किस किस को क्लियर है? समझिए, कोई दिक्कत परेशानी किसी? अब हम बात कर रहे हैं बडिंग की। तो जब हम बडिंग की बात कर रहे हैं तो बडिंग में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आता है वो फिर से हमारे पास हाइड्रा का। अब देखो हाइड्रा रीजनरेशन भी कर रहा था और हाइड्रा बडिंग भी कर रहा है, इसलिए हाइड्रा का एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, अर्जुन इधर आ बेटा और इधर आगे हो जा, शाकिब के पास आ। विनायक आप अर्जुन की जगह इधर सारे डायग्राम्स आपको हाइड्रा के डायग्राम्स देखने को मिले हैं। हाइड्रा का डायग्राम पेपर में भी आया था एक बार बनाने के लिए, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन था। देखो जरा ये डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम एज इट इज बोर्ड वालों ने पेपर में बना कर दिया था। कहा था इस पर लेबलिंग कर, सिर्फ एक बर्ड नाम लिखना था और एक टेंटिकल्स लिखना था, इसे भी बच्चे छोड़कर आ गए। समझ लो, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन था और 2 मार्क्स में 2 लेबल करने थे, बस सिर्फ नाम लिखना था। डायग्राम भी बना हुआ था पूरा एज, बस नाम लिखने थे, तीनों डायग्राम बने हुए थे। समझ आ रही बात? तो इसलिए एनसीईआरटी में दी गई हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करो, माइंड में सेट करो। क्लियर? देखो ये ऑर्गेनिज्म हाइड्रा कहलाता है। इसके पास जो ये इसके स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम टेंटिकल्स नाम देते हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि इसकी बॉडी से एक छोटा सा पार्ट पहले बाहर निकलता है, फिर वो छोटा सा पार्ट धीरे धीरे ग्रो होता है। उस छोटे से पार्ट को जो इसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है उसको हम बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो बड जो होता है वो देखते ही देखते कुछ समय बाद पूरा एक नया हाइड्रा बना लेता है। तो हाइड्रा की बॉडी पर एक नया हाइड्रा बनना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जो नया हाइड्रा बना है ये इससे अलग हो जाएगा अपने आप, और जहाँ पर ये गिरेगा वहीं से एक नया हाइड्रा बनना शुरू हो जाएगा। क्या हुआ है यहाँ पर? हाइड्रा के पास कुछ स्पेशल पावर्स थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी से एक छोटा सा बड बाहर निकला। जो छोटा सा बल्ज आउट पार्ट होता है जो बाहर निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बड। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फिर उस बड से धीरे धीरे एक पूरा नया हाइड्रा बना। तो एक पेरेंट हाइड्रा की बॉडी पर एक वहाँ पर नया हाइड्रा बन गया। ओके, कुछ समय बाद ये इस पेरेंट हाइड्रा से डीटैच हो जाएगा। डीटैच होने का मतलब अलग हो जाएगा, और जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर एक नया हाइड्रा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बड की वजह से एक नया हाइड्रा बन रहा है, इसलिए इसको बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बडिंग बोलते हैं। बडिंग आप नॉर्मल ट्रीज में भी देख सकते हो, जब उसमें कोई नया फ्लावर निकलता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से खिल जाता है,
पहले वो छोटा सा फ्लावर का एक छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। फिर वो धीरे धीरे ग्रो होता है ना। ऐसे ही लीव का भी एक छोटा सा पार्ट निकलता है। तो इस तरह से छोटा छोटा सा पार्ट जो बॉडी से बाहर निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, बड। उसी बड से पूरा एक नया हाइड्रा बनता है। तो समझ आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी? हमारे क्लियर फॉर एवरीवन? तो हाइड्रा स्पेशल क्यों हुआ? क्योंकि वो बडिंग से भी अपने आप को कर पा रहा है रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन से भी कर पा रहा है। तो हाइड्रा के पास दोनों पावर है, रीजनरेशन की भी और बडिंग की भी। तो बडिंग में क्या होता है बच्चों? बडिंग में आपके पास जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने एक बड, अपनी बॉडी से एक थोड़ा सा पार्ट बाहर निकालता है। उस थोड़े से पार्ट को क्या बोलते हैं, बड। और उसी बड से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है, बनने लग जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? हाइड्रा की खास बात क्या हुई? हाइड्रा शोज बोथ बडिंग एंड रीजनरेशन। इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है जो रीजन इसको बडिंग को शो करता है। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन नहीं है लेकिन क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकते हैं। वो है बडिंग इन ईस्ट। नाम किस किसने सुना? नाम तो सभी ने सुना। ये सारे के सारे डायग्राम्स आपको ईस्ट के दिखाए गए हैं। कुछ इसके माइक्रोस्कोपिक डायग्राम्स हैं और कुछ वैसे आपको बनाकर दिखाए गए। जब ईस्ट में बडिंग होती है बच्चों तो देखो ये एक पेरेंट की सेल था, उसका न्यूक्लियस इलोंगेटेड हुआ और वहाँ से उसकी बॉडी पार्ट से थोड़ा सा एक बड निकलना शुरू हुआ। उस बड की वजह से वो जो न्यूक्लियस था वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। एक तो पेरेंट में रहा और एक इस बड के अंदर चला गया। अब धीरे धीरे इस बड से और बड्स निकलने शुरू हुए। तो ईस्ट की खास बात ये होती है कि इसमें खाली एक बड नहीं निकलता, चेन ऑफ बर्ड्स निकलते। हाइड्रा में कितना बर्ड निकलता था? हाइड्रा में कितने बर्ड्स निकलते थे? इसमें देखो पहले एक निकला, फिर उसी के ऊपर दूसरा, फिर उसी के ऊपर तीसरा, फिर उसी के ऊपर चौथा, एक के बाद एक निकलते चले आते हैं। चेन ऑफ बर्ड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ ईस्ट। ईस्ट के केस में हमें क्या देखने को मिलता है? चेन ऑफ बर्ड्स। क्या देखने को मिलता है? चेन ऑफ बर्ड्स। तो ईस्ट के बारे में हमें ये याद रखना है कि एक तो ये बडिंग शो करता है और दूसरा हाइड्रा से अलग इसमें क्या होता है कि इसमें चेन ऑफ बर्ड्स हमें देखने को। हाइड्रा में देयर वाज अ सिंगल बर्ड बट इन केस ऑफ ईस्ट देयर आर नंबर ऑफ बर्ड्स जो कि एक के बाद एक लगातार ग्रो कर रही है चेन की। बडिंग किस किस को समझ आया? बडिंग में बॉडी से एक छोटा सा पार्ट बाहर निकलता है, उससे पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर जब वो डिटैच हो जाता है तो वो नया ऑर्गेनिज्म जहाँ पर लैंड करेगा उसमें से एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म अपने आप में बनना शुरू हो जाएगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अगर मैं इन सभी प्रोसेसेस को पावर्स की तरह समझूँ, एक शो होता था पावर रेंजर्स के नाम से, देखा था? और किसने नाम सुना? अच्छा, पावर रेंजर्स। अगर मैं इन सभी चीज़ों को पावर्स की तौर पे याद रखूं कि भाई ये सारे पावर्स हैं, तो बताओ सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन लग रहा है? हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा के पास दो पावर है। कौन कौन सी? बडिंग और रीजनरेशन। ठीक है, बडिंग और रीजनरेशन। बताओ स्पाइरो वायरा के पास कौन सी पावर है? कौन सी? स्टारफिश, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, फिजन या मल्टीपल फिजन? पेपर में पूरा लिख कर आना है मल्टीपल फिजन। ठीक है, अमीबा, रेशमेनिया, रेशमेनिया और क्या करता है? काला अजहर यानी कि ब्लैक फीवर फैलाता है। तो अगर कहीं पर ब्लैक फीवर फैलाना है तो किसको बुलाओ? काला अजहर बुलाएंगे।
लेशमेनिया। और अगर कहीं पर मलेरिया फैलाना हो तो प्लाज्मोडियम को बुला लो, मल्टीपल फिजन करा कर बहुत सारा मलेरिया वहाँ पर करा सकते। क्या रीजनरेशन में स्पेशल सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है? हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग ज़्यादा किसमें देखने को मिलती है? ईस्ट में चेन ऑफ बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, एक के ऊपर एक बर्ड्स निकलते चले जाते हैं। हाइड्रा में एक ही बर्ड बनता है। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? बर्ड्स का एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट पेज पर भी दिया गया है, जिसमें ब्रायोफाइलम की लीफ ली गई है। ब्रायोफाइलम प्लांट का नाम है। उस ब्रायोफाइलम में देखो बर्ड्स बन रहे होंगे छोटे छोटे से, निकल रहे। तो ऐसा प्लांट्स में भी होता है, छोटे छोटे से बॉडी से पार्ट्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बर्ड्स। अब हमारे पास आता है स्पोर फॉर्मेशन। जरा ध्यान से इसको भी समझेंगे। टॉपिक हमने कौन सा शुरू कर रखा है आज क्लास में? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कोई सेक्स सेल्स की जरूरत नहीं होती। अभी तक आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े, चाहे वो फिजन हो, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे वो रीजनरेशन हो, चाहे वो बडिंग हो, क्या सब में किसी में भी सेक्स सेल्स की जरूरत पड़ी है? क्या किसी में भी एक से ज़्यादा पेरेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी है? तो वो सारे किसके टाइप से? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आपके पास आ रहा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एक ही एग्जांपल है आपके पास, जिसका नाम है राइजोपस। तो आपको ये याद रखना, ठीक है? जब ब्रेड सड़ जाती है, जब ब्रेड खराब होने लगती है, तो उसके ऊपर जो नॉर्मल ब्रेड हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर इस तरह का ऑर्गेनिज्म एक बनता है। इसका नाम है राइजोपस। क्या बोलते हैं इसको? राइजोपस। ये जो राइजोपस है, इसका स्ट्रक्चर कुछ नॉर्मल प्लांट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास एक तो ये इसको सपोर्ट करने के लिए हाइफ होता है, और ऊपर इसके ऊपर एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, जिसके अंदर होती हैं छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज़्यादा छोटी हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स मतलब उनसे रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, सुनना ध्यान से, मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये जो आपको आउटर मोस्ट कवरिंग दिख रही है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रोएंजियम या स्प्रोएंजिया, तो यहाँ पर ये जो स्प्रोएंजिया है, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। इतनी छोटी छोटी हैं कि उनको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो यहाँ पर आपके सामने जो हम स्पोर फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी क्या बताया? राइजोपस। जब ब्रेड खराब होने लगती है, सड़ने लगती है, तब हमें उसके ऊपर राइजोपस देखने को मिलता है। राइजोपस के पास बहुत छोटी छोटी के लिए वर्ड आ रहा है माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं उनको? स्पोर्स। छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को क्या बोलते हैं? स्पोर्स। सब लोग सीधे ऊपर बैठे हैं क्लास में, अटेंटिव। यस। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल कौन है? राइजोपस के पास छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, जिनको स्पेशली क्या नाम दिया जाता है? स्पोर्स। ये स्पोर्स एक थैले जैसे स्ट्रक्चर में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जिसका नाम होता है स्प्रोएंजियम या स्प्रोएंजियम। ओके, जब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर या आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी फट जाएगी, तो क्या होगा? इससे बहुत सारी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जिनको हम स्पोर्स बोल रहे हैं, वो इधर उधर फैल जाएंगी, इधर उधर गिर जाएंगी। जहाँ पर वो गिरेंगी, जहाँ पर वो फैलेंगी, जहाँ पर वो लैंड करेंगी, अगर उनको वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिल गई, फेवरेबल कंडीशन मतलब जो उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए, अगर वो कंडीशन मिल गई, तो वहीं से एक नया राइजोपस उगना शुरू हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या बताया। राइजोपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास फ्लावर जैसा सा एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे प्लांट्स के पास फ्रूट्स, फ्लावर्स होते हैं ना, ऐसे इसके पास भी एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होती हैं? छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जिनको आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? सभी का ध्यान है क्लास में, क्या बोलते हैं इनको?
ये जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं स्पोरेंजियम नाम से। जैसे ही स्पोरेंजिया बर्स्ट आउट होता है, वैसे ही इसमें से बहुत सारे स्पोर्स एक साथ बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलेंगे तो इधर उधर जाकर लैंड करेंगे। जहाँ पर लैंड करेंगे, अगर इनको वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वहीं से एक नया राइजोपस होना शुरू हो जाएगा। और इसमें स्पोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए हम इस टाइप को क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? तो ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन वाला टॉपिक भी। अब हमारा लास्ट कौन सा बचा है? इसको हम कल की क्लास में करेंगे। फिलहाल अपने पास नोटबुक में ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हेडिंग बनाकर ये सब कुछ एज इट इज कॉपी कर लो। ये आपका माइंड मैप हो गया, इससे आप चीज़ों को बेहतर याद रख पाओगे। ये आपके लिए एक टेक्निक हो गई जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर याद रख पाओगे।